हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी 2019 का। एमपीपीएससी 2019 का जो मेंस का पेपर है, और ये भी जीएस पेपर वन को आप डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर वन को हम कोशिश करेंगे इसमें जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं, उनको डिटेल एनालिसिस कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लेट्स गेट द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। वेल, पेपर का लेवल जो देखा है, तो जो हमारे 3 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा डिफिकल्ट थे। बाकी जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं थे, लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे होंगे। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे देखा है, तो इसमें पहला पार्ट जो है, जिससे आप जानते हैं कुल मिला के 300 नंबर का पेपर होता है। इसमें से 150 नंबर के 2 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट इसमें हिस्ट्री का होता है, दूसरा पार्ट इसमें ज्योग्राफी का होता है। तो पहले हम हिस्ट्री पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, थर्मिडोरियन रिएक्शन क्या है। थर्मिडोरियन रिएक्शन की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ तो आपको लिखना नहीं था, लेकिन आप इसमें कह सकते हो कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, क्या है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इससे बेसिकली रिलेट करता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेट करता है आपका थर्मिडोरियन रिएक्शन, इसे बोलते हैं थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया। ऑलराइट। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड की बात करो तो 1794 के आसपास का टाइम है, 1794 का टाइम है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, उस समय की बात है। मैक्सिमिलियन जो रॉबespierre थे, उनके टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर एक कूप हुआ था, मतलब विद्रोह हुआ था। और उसमें देखा जाए तो ये रेन ऑफ टेरर बोलते हैं उसके, उसी के एंड का टाइम था, उसके बाद का टाइम था। तो रेन ऑफ टेरर के बाद का जो टाइम है, इसको बोलते हैं बेसिकली, दैट्स क्वाइट फेमस वन, इसे बोलते हैं बेसिकली थर्मिडोरियन रिएक्शन। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इसमें आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, इट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ये टाइम पीरियड आप बता सकते हो 1794, मतलब 18 सेंचुरी के आसपास का टाइम है, 18 सेंचुरी के आसपास का टाइम है। दिस इज व्हाट यू कैन से। इतना आई थिंक पर्याप्त है यहाँ पर। और कह सकते हैं आप कि इसमें जो वहां पर जो कूप हुआ था उसके बारे में है, दिस इज समथिंग। और स्पेशली जो रेन ऑफ टेरर है उसके बाद का है, तो ये थर्मोडोरिक रिएक्शन हो गया आपका। बिल ऑफ राइट्स की बात करें, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, बिल ऑफ राइट्स 1639 का। देखिए, बिल ऑफ राइट्स देखा जाए तो ये आप लोगों को याद होगा कि ये बेसिकली अमेरिकन रिवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो उसी से आपका फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। नहीं, वो बिल ऑफ राइट्स नहीं है। वो बिल ऑफ राइट्स 1700 समथिंग का है। ये बिल ऑफ राइट्स देखा है तो ये बेसिकली इंग्लैंड वाला है। तो ये बिल ऑफ राइट्स कहाँ का है, ये इंग्लैंड वाला है। तो इसका बेसिकली अमेरिका वाले से मतलब नहीं है। बिल ऑफ राइट्स कहाँ वाला है, इंग्लैंड वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ बेसिक सिविल राइट्स दिए गए थे। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे जो एक कुछ सिस्टम बनाया गया था कि बेसिकली क्राउन में अगला गद्दी में कौन बैठेगा, ये भी चीजें कुछ प्रोविजन यहाँ पे लाए गए थे। और देखा तो यहाँ पे रॉयल एसेंट मिला इसको 1639 में, और एक प्रकार से स्टैट्यूटरी फॉर्म इसको मिल गया। तो दिस क्वाइट फेमस वन। और यहाँ पर देखा जाए तो ये कन्वेंशन पार्लियामेंट जो है, इसके द्वारा विलियम थ्री और मैरी टू जो है, इनको प्रेजेंट किया गया था। तो उनको ज्वाइंट सोवरेन ऑफ इंग्लैंड बना दिया गया था। ये बिल ऑफ राइट्स, ये वही बिल ऑफ राइट्स है। तो ये बिल ऑफ राइट्स कहाँ का है, ये इंग्लैंड का है, ये यूएस वाला नहीं है। यूएस का टाइम पीरियड अलग है, वो 18 सेंचुरी वाला है, लेकिन ये 17 सेंचुरी का है, बिल ऑफ राइट्स 1689। ऑलराइट। अगला क्वेश्चन इसमें है, बाड़ाबंदी आंदोलन की बात करते हैं, इसे बोलते हैं इंक्लोजर मूवमेंट। देखिए, बाड़ाबंदी आंदोलन की बात करें तो बेसिकली हमारे देश का नहीं, बल्कि ये बेसिकली कह सकते हैं कि ये ब्रिटेन का है। मतलब बेसिकली यहाँ पर इंग्लैंड में एक इकोनॉमी राइट्स चल रहा था एक टाइम पे। तो उसका है बेसिकली इकोनॉमिक हिस्ट्री, इंग्लैंड की इकोनॉमिक हिस्ट्री से काफी बड़ा रिलेवेंट है इसका। और 18th 19th सेंचुरी दोनों का टाइम कह सकते हो आप। 18th और 19th सेंचुरी दोनों का टाइम का कह सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, इसमें क्या है कि जो लैंड है ना, बेसिकली देखा जाए तो जो आमतौर पे क्या प्रकार से कह सकते हैं कि अ, सारे जो मेंबर्स थे विलेज के, वो सारे मेंबर्स जो हैं वो आमतौर पे एक कॉमन एक होल्डिंग हुआ करती थी, पब्लिक होल्डिंग कह सकते हो आप लैंड की। तो वहां से क्या कर दिया था कि सिस्टम चेंज कर लिया था, और यहाँ पे पब्लिक से प्राइवेट हो गए थे। मतलब पब्लिक होल्डिंग जो होती थी लैंड की, उससे आपने कर दिया प्राइवेट होल्डिंग। प्राइवेट होल्डिंग का मतलब है एक इंडिविजुअल अपना खुद का, जैसे कहते हैं ना, हमारा यदि लैंड है तो वहां पे हमने बाड़ा बना रखा है या बाउंड्री बना रखी है, समथिंग लाइक दी। ये सिस्टम बेसिकली स्टार्ट हुआ था। तो ये बाड़ाबंदी आंदोलन है, मतलब बाड़ा बनाने का सिस्टम था। मतलब इंक्लोजर मूवमेंट का मतलब ये है कि जो पब्लिक लैंड होल्डिंग है उससे फिर प्राइवेट लैंड होल्डिंग स्टार्ट हो गई। तो लोगों ने, यहाँ भी बहुत सारा ब्लड सेट हुआ था, यहाँ काफी लड़ाई झगड़ा हुआ था, और बाद में जो लोग पावरफुल थे उन्होंने अपना लैंड ज्यादा बड़ा बना लिया। तो पब्लिक होल्डिंग से प्राइवेट होल्डिंग, मतलब समझ लो पूरे गांव की होल्डिंग है, पूरे गांव के लोग वहां पे फसल काटते हैं, या अपने जो जीव जंतु है उनको चराते हैं, घास चराते हैं, जो भी है। तो यहाँ पर क्या है, प्राइवेट होल्डिंग होगी, मतलब कुछ लोगों ने अपनी खुद की
एरिया इंक्लोज कर ली, तो ये बेसिकली इंक्लोजर मूवमेंट है, दैट्स कॉल्ड बड़ा बंदी आंदोलन। याद रहे 18th 19th सेंचुरी का टाइम था, ये बेसिकली इंग्लैंड का था जो काफी फेमस हुआ था, इसे आप लोग याद रखें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, और ये है बेसिकली ऋग्वैदिक पंचजन। ऋग्वैदिक पंचजन की बात करें इससे पहले हम आपको बता दूं, जो फ्रेंड्स हमें पहली बार सुन रहे हैं, वो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्लासेस की लिंक है वो शेयर की जाती है राम सोनी एमपीपीएससी, ऑलराइट। यहाँ पे राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे क्लासेस की लिंक और बहुत सारी चीजें शेयर की आती हैं, पीडीएफ भी शेयर की आती हैं, तो आप वहां से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे ऋग्वैदिक पंचजन, ऋग्वैदिक पंचजन क्या है इसको पहले जान लेते हैं। बेसिकली एक प्रकार से 5 की कॉन्सेप्ट्स लाए गए थे। इसमें देखा जाए तो एक विजडम कह सकते हो, आप ले सकते हो, लेकिन इसमें क्या क्या चीज थी वो, एक था स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल था, थिंकर था, आर्टिस्ट था, लवर था, और एथलीट था। तो ये कुछ में मिला के ये 5 जन बनाए गए थे, जो एक बेसिकली इक्वली इम्पोर्टेंट ये कुछ बनाए गए थे कि एक रियलाइजेशन आप गोल यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 चैनल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसे 5 जन्य बोला गया था, दैट वाज कॉल्ड 5 जन्य। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखें, दिस इज समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है वसुबंधु। वसुबंधु की बात करें तो ये एक बुद्धिस्ट मंक थे। तो वसुबंधु की बात करें, ये एक बुद्धिस्ट मंक हैं, और देखा जाए तो इन्होंने महायान, इन्होंने बेसिकली महायान को अपनाया था, और ये आप कह सकते हैं गांधार रीजन के थे। ही वॉज बेसिकली आप गांधार रीजन। तो ये वसुबंधु की बात कर रहे हैं, और ये जाने माने फिलोसफर्स थे जिन्होंने कमेंट्री लिखी थी जिसको बोलते हैं अभिधम्म। तो अभिधम्म की बात करें तो अभिधम्म जो कमेंट्री लिखी थी वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, वसुबंधु के द्वारा। तो अभिधम्म जो है, अभिधम्म पिटाक आपने सुना होगा, अभिधम्म, तो ये बेसिकली इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो ये आप लोग रखें, दैट्स कॉल्ड वासुबंधु, ठीक है। तो महायान बुद्धिज्म को इन्होंने अडॉप्ट किया था। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो 17 नालंदा मास्टर्स में से एक थे। तो ठीक है, तो ये है वासुबंध, तो इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे तीर्थाज इन मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न काल में तीर्थ क्या होता है, तो ओके, यहाँ पे मॉडर्न पीरियड के बारे में जानकारी लेना है तो अर्थशास्त्र जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था, जो कि उस समय की कह सकते हैं आपकी जितना भी पॉलिटिकल जो भी है क्रोनोलॉजी उसके बारे में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में, जो कि कौटिल्य का है। इसमें देखा है तो जो हाईएस्ट फंक्शनरीज हैं, मतलब सबसे ज्यादा टॉप में जो बैठते हैं, उनको बेसिकली कुछ तीर्थाज की पोस्ट दी गई थी, तीर्थ बोलते थे। तो कुल मिला के 18 तीर्थ थे। कितने? 18 तीर्थ। इसमें से चीफ थे वो बेसिकली मंत्री हुआ करते थे, फिर पुरोहित हैं, फिर तो चीफ मिनिस्टर हो गए, पहले चीफ मिनिस्टर हो गए मतलब मंत्री हो गए, फिर उसके बाद पुरोहित हो गए, पुरोहित के बाद में युवराज हो गए, है ना, ऐसे कुछ क्रोलॉजी बना रखी थी, या सेनापति हैं। तो ये सारे तीर्थ कहलाते हैं। तो ये बेसिकली अर्थशास्त्र में ये बेसिकली तीर्थ के बारे में बात किया गया था, मौर्य काल में तीर्थ के बारे में। तो ये आप लोग याद रखें। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन है, अनवर ए सुहेली। अनवर ए सुहेली बेसिकली क्या है इसको समझिएगा। ये बेसिकली एक पंचतंत्र आपने सुना होगा, पंचतंत्र, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र का बेसिकली फारसी अनुवाद है। तो पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है इसको बोलते हैं बेसिकली अनवर ए सुहेली। तो ये बेसिकली ऐसा उम्मीद लगाता है कि बेसिकली अकबर के द्वारा ये अनुवाद करवाया गया था, तो फारसी अनुवाद पंचतंत्र का। तो दिस इज समथिंग वाज दैट, बट बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको वापस से अनवर ए सुहेली के जो पांडुलिपि को फिर से पहले जैसे तैयार करवाया था। तो ये भी काफी फेमस है। बट एज सच देखा जाए तो ये अनवर ए सुहेली जो पौराणिक जो संस्कृत नीति कथा है, पंचतंत्र उसका फारसी अनुवाद है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, दिस इज व्हाट समथिंग इज इम्पोर्टेंट, है ना। और इसको बनाने का श्रेय आता है बेसिकली हुसैन इब्न अली वैज अल कासिफ को, जो कि अकबर ने बनवाया था अनवर ए सुहेली, जो कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसके बाद अगला है दस्तक प्रथा। वेल, दस्तक प्रथा की बात करें तो एक प्रकार से ट्रेड परमिट है, जो कि बेसिकली यूरोपियन ट्रेडर्स को पहली बार दिया गया था। तो इसके अंतर्गत देखा है तो ट्रेड परमिट जो है किसी तरह से कस्टम्स फ्री रहेगा। मतलब कस्टम फ्री का मतलब ये है कि बाहर से आप सामान लेके आते हो तो आपको किसी तरह से कस्टम नहीं पे करना पड़ेगा, सीमा शुल्क पे नहीं करना पड़ेगा। तो कस्टम फ्री दस्तक प्रथा लाई गई थी। तो इसका सिस्टम बेसिकली ब्रिटिशर्स को स्टार्टिंग मिला था, और ये सिस्टम मुगल एम्परर फर्रुखसियार ने दिया था विलियम हैमिल्टन को। और बाद में देखा जाए तो वो इसलिए दिया था कि बिकॉज विलियम हैमिल्टन ने सर्जन थे जिन्होंने इनका इलाज किया था, और इनका तबीयत सही होगी। बाद में जब नवाब रॉबर्ट क्लाइव ने फिर इसको फोर्सफुली कह सकते हैं कि ये सिस्टम लाया, उसके बाद में
और वो लाने का रीजन वो था तब था जब नवाब ऑफ बंगाल जो थे मीर कासिम उनको बेसिकली ओवरथ्रो कर दिया था, तो उस समय बेसिकली इसको लाया गया था। तो ये दस्तक प्रथा बेसिकली आप कह सकते हैं, दस्तक प्रथा का मतलब है कस्टम फ्री जो भी आप इम्पोर्ट इम्पोर्ट करते हो, मतलब बाहर से, मतलब एक तरह से जो बाहर आपको एक्सपोर्ट करता है तो उसे कस्टम नहीं लगता। जैसे मान लीजिए चाइना हमें एक्सपोर्ट करता है तो चाइना को कस्टम पे करना पड़ता है, कस्टम टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि दस्तक सिस्टम में सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया था। इसी कारण हमारे देश के जो बिजनेसमैन थे उनको काफी नुकसान भी हुआ था। तो दैट वाज आल्सो थिंग, हालांकि दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने उलगुलन। उलगुलन की बात करें तो उलगुलन आपको याद होगा मुंडा रिबेलियन से कनेक्ट करता है। तो मुंडा जो विद्रोह था, और आप लोगों को मुंडा विद्रोह की बात करें तो 19वीं सेंचुरी का टाइम था, मतलब 1899 से लेके, है ना, 1899 से लेके 1900 का टाइम, मतलब एक दो साल का टाइम पीरियड था। तो बिरसा मुंडा का नाम तो आप जानते ही हैं। तो वो जो विद्रोह था उसे बोलते हैं उलगुलन विद्रोह। ठीक है, उलगुलन विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह कह सकते हैं आप। वो बेसिकली बेसिकली इनका जो विद्रोह था मेनली जागीरदार हैं या ठेकेदार हैं उनके अगेंस्ट में था, कि उन्होंने उनका लैंड बहुत सारा ग्रैब कर लिया था। दैट वाज वन ऑफ द रीजन। तो और ये विद्रोह बेसिकली मनी लैंडर जो थे उनके अगेंस्ट में भी विद्रोह था। ये उलगुलन विद्रोह बेसिकली किसका था? बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा मेनली इसके मेन नायक थे, मेन हीरो थे। और शंकर शाह की बात करें, शंकर शाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा 1857 रिवोल्ट के टाइम में। 1857 के विद्रोह में बेसिकली आपने शंकर शाह का नाम सुना होगा। तो शंकर शाह का नाम सुना होगा, और इनके बेटे का नाम बेसिकली था, क्या नाम था? रघुनाथ शाह। कौन से रीजन के थे? गढ़मंडला के। तो रघुनाथ शाह का नाम सुना होगा। तो रघुनाथ शाह, शंकर शाह, तो ये बेसिकली 1847 रिवोल्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये कौन से रीजन के थे? गढ़मंडला के। गढ़मंडला का जो क्षेत्र है, अब देखिए ये बेसिकली गौड़ वंश के थे। और ये जो पुराने राजा आपने सुना होगा, संग्राम शाह, या उनकी जो जो ये वंशज आप कह सकते हो उनके, समथिंग लाइक दैट। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं 1847 रिवोल्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। शंकर शाह हैं, रघुनाथ शाह इनके बेटे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भीमा नायक का है। तो भीमा नायक की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपने भीमा नायक के बारे में सुना होगा कि इन्हें बेसिकली रॉबिन हुड बोलते थे, निमाड़ का। तो निमाड़ का रॉबिन हुड बोलते थे। और इसके अलावा इनको बाद में बेसिकली सेलुलर जेल भेज दिया गया था। और सेलुलर जेल में फिर बाद में इनकी मौत, अंडमान निकोबार का जो सेलुलर जेल है वहीं पे मौत हो गई थी। तो ये आप याद रखें, भीमा नायक। भीमा नायक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी हमारे मध्य प्रदेश की। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है एक हमारा जेवीपी कमेटी पे। तो जेवीपी कमेटी बेसिकली आपको याद होगा कि जो राज्य हैं उनका डिवीजन बेसिकली लैंग्वेज के आधार पे हो रहा था। तो लैंग्वेज के अगेंस्ट में बेसिकली ये कमेटी बनाई गई थी। वहां पे काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और आपको याद भी होगा आंध्र प्रदेश जो है पहला लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला अलग राज्य था। तो फिर वहां पे जेवीपी कमेटी बनाई थी। हालांकि उन्होंने बेसिकली रिजेक्ट कर दिया था कि लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनना चाहिए। और इसमें कौन कौन थे उनका नाम लिखना था बेसिकली आपको। तो जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, और पट्टाभी सीतारामैया है। तो ये तीन लोग कमेटी थी, तो इसे बोलते हैं जेवीपी कमेटी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। सिवनी सत्याग्रह की बात करें तो सिवनी सत्याग्रह में दिखा है, तो इसमें 1930 में, 1930 में बेसिकली टूरिया सत्याग्रह हुआ। और टूरिया सत्याग्रह की बात करें तो यहाँ पे इसको लीड किया था गंजन सिंह कुरकू ने। तो गंजन सिंह कुरकू का नाम आप लोगों को सुना होगा, गंजन सिंह कुरकू। और गंजन सिंह कुरकू मेन इसके लीडर थे। हालांकि देखा जाए तो सिवनी में सत्याग्रह एक और हुआ था, आपको याद होगा। सिवनी सत्याग्रह बेसिकली जो कि नमक सत्याग्रह था, तो उसमें बेसिकली दुर्गा शंकर मेहता ने लीड किया था। तो यदि नमक सत्याग्रह की बात करें तो वहाँ पे दुर्गा शंकर मेहता थे। एनीवे, तो गांधी चौक में उन्होंने बेसिकली नमक कानून तोड़ा था। यहाँ पे क्वेश्चन है बुमरा टेम्पल का। बुमरा टेम्पल की बात करें तो बुमरा जो टेम्पल है ये बेसिकली बुमरा बोलते हैं इसको। अ, बुभरा बुभरा भी बोलते हैं कई बार, भरकुलेश्वरी बोलते हैं। 5th और 6th सेंचुरी एडी के टाइम में इसका निर्माण करवाया गया, 5वीं 6वीं सेंचुरी एडी में। और ये निर्माण किया था गुप्त टाइम में, है ना, गुप्त पीरियड में करवाया गया था। तो हिंदू स्टोन टेम्पल कह सकते हो आप। तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करता है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करता है। और याद रहे कहाँ पे है? मध्य देश का एक जिला है जिसका नाम है सतना। और सतना तो आप लोग जानते हैं, सतना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है। कमेंट करके आप लोग नीचे जरूर बताइए कि सतना में एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट साइट है, वो कहाँ पर है, उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट। ये है बुमरा टेम्पल, जिसे आप लोग याद रखें। एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी है, बाघ की गुफाएं। बाघ की उसकी बात करें तो ये बेसिकली कह सकते हो आप 5th 6th सेंचुरी में इसको बनवाया गया, 5th 6th सेंचुरी एडी में। और यहाँ भी श्रेय जाता है बेसिकली, ये एक प्रकार से बुद्धिस्ट साइट आप कह सकते हो। और बुद्धिस्ट केव्स भी हैं यहाँ पे कई सारी।
इसमें देखा जाए तो कुछ बहुत पुरानी भी हैं, सेकंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी का भी कुछ कनेक्शन है। और माना जाता है कि सातवाहन डायनास्टी के द्वारा इसको तैयार करवाया गया था। सातवाहन वंश का यहाँ पे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो दिस समथिंग लाइक दैट। ये रहा हमारा क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चंस उसको बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज टाइम थोड़ी ज्यादा बढ़ चला है। तो क्यों ना बाद के क्वेश्चंस को बाद में डिस्कस करें। हालांकि बाद के जो क्वेश्चन है वो थोड़ी सी अ, अ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो उनको हम थ्योरी के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। जो फ्रेंड्स नए हैं और हमें अभी आपने पहली बार सुना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर डिस्कशन को कंटिन्यू सुनने के लिए। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा राम सुनी एमपीएससी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर क्लासेस जो लिंक है वो शेयर की जाती है और बहुत सारी चीजें वहाँ पे शेयर की जाती हैं, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक सो मच। मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक यू मच।